डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम क्लास 9th बीटीसी के लिए बायोलॉजी का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यूज का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और जानते हैं जंतु ऊतक के बारे में, यानी कि एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो ऊतक के बारे में तो आप ये जानते ही हो कि ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं के एक ऐसे समूह होते हैं जिनकी सारी कोशिकाओं का जो है संरचना और कार्य, ये इसके अलावा उत्पत्ति, ये तीनों जो है समान होते हैं, तो वो ऊतक कहलाते हैं। और जो ऊतक जंतुओं के शरीर के अंदर में पाए जाते हैं उनको हम लोग जंतु ऊतक कहते हैं। यानी कि जंतुओं के कोशिकाओं से मिलकर बने हुए एक ऐसा समूह जिनकी सारी कोशिकाओं का उत्पत्ति, कार्य और संरचना समान होता है, जंतु ऊतक कहते हैं। अब बात करते हैं कि जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, ध्यान दो कि जंतु ऊतक के मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार होता है। एक है एपिथेलियल ऊतक या फिर उसको एपिथेलियम कहते हैं, और दूसरा है पेशी ऊतक जिसको कि हम लोग मैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, और तीसरा है तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यूज, और चौथा होता है कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि संयोजी ऊतक। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यूज के। तो ये आपने जान लिया कि जंतु ऊतक क्या है और जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल ऊतक के बारे में कि एपिथेलियल ऊतक जो है वो क्या होते हैं और कैसे ये कहाँ पे होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने जाना हुआ है कि एपिथेलियल ऊतक को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो है संरक्षी ऊतक होती है, यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज होती हैं, जो कि शरीर की गुहिकाओं के आवरण को बनाती हैं, त्वचा को बनाती हैं, या फिर इसके अलावा बात करेंगे तो मुंह की जो बाह्य परत है, अस्तर है, उसमें ये पाए जाते हैं या फिर उसको ये बनाते हैं। अब हम बात करेंगे एपिथेलियल ऊतक के बारे में, यानी कि एपिथेलियल ऊतक के प्रकार के बारे में। एपिथेलियल ऊतक के बारे में तो हमने ये जान लिया हुआ है कि ये संरक्षी ऊतक होती हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज होती हैं, जो कि हमारे शरीर की गुहिकाओं के आवरण को बनाती हैं, यानी कि आवरण के अंदर में पाई जाती हैं, त्वचा में पाई जाती है, मुंह की जो बाह्य परत होता है, अस्तर होता है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कार्य और स्थिति के आधार पर ये किन किन प्रकार के होते हैं, यानी कि इसको मैं दिखा दे रहा हूं कि मुख्य रूप से जो है ये किन प्रकारों में बांटे गए हुए हैं। तो देखो, एपिथेलियल ऊतक को अगर बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनको जो है मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि हमने जंतु ऊतक को 4 प्रकार में बांटा था, वैसे ही एपिथेलियल ऊतक को भी हमने 4 प्रकार में बांटा है। पहला बात करते हैं तो पहला हो जाएगा स्तंभी एपिथेलियम, यानी कि उसको हम लोग स्क्वैमस भी कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल भी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा घनाकार एपिथेलियम, यानी कि उसको हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कह सकते हैं। और तीसरा है स्तंभी एपिथेलियम, जिसको हम लोग कोलुमनर एपिथेलियम या फिर कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम भी कह सकते हैं। और चौथा है ग्रंथिल एपिथेलियम, जिसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि एपिथेलियम के जो है मुख्य 4 प्रकार हैं। अब इनको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और इनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में, यानी कि स्तंभी एपिथेलियम के बारे में। तो देखो, इनको जो है मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है साधारण एपिथेलियम, यानी कि सिंपल हम लोग कह सकते हैं। एक है देखो साधारण स्क्वेमस एपिथेलियम कह सकते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज, या फिर कह सकते हैं हम लोग हिंदी में कि साधारण स्तंभी एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि ऊतक। तो ये हो गया इसका पहला प्रकार। और स्तंभी एपिथेलियल टिश्यूज का या फिर जो है स्तंभी एपिथेलियम का जो है दूसरा प्रकार हो जाएगा रोएदार स्तंभी ऊतक, यानी या फिर एपिथेलियम ऊतक कह सकते हैं हम लोग। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 वर्गों में बांटा हुआ है। एक है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं
कि स्तंभी एपिथेलियम को हमने दो वर्गों में बांटा हुआ है। एक है साधारण स्तंभी एपिथेलियम और दूसरा है आपका रोवेदार स्तंभी एपिथेलियम। तो आपने जान लिया कि एपिथेलियम का चार प्रकार में से जो पहला प्रकार है स्तंभी एपिथेलियम, इसका आगे जो है दो प्रकार हो जाता है और दोनों है साधारण स्तंभी और रोवेदार स्तंभी एपिथेलियम। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो जब हम बात करेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, यानी कि साधारण स्तंभी एपिथेलियल टिश्यू ऊतक के बारे में, तो देखो ये जो है सतही होती है, यानी कि जो है ये सतह पे पाई जाती है हमारे शरीर की सतहों पर। ठीक है, सतहों को बनाती है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। दूसरा कि ये पतली होती है और कमजोर सतह बनाती है। कहाँ होती हैं, तो हम लोग ये भी एग्जाम्पल अगर देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं एग्जाम्पल कि रक्त वाहिनियां जो होती हैं या फिर फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती हैं, कुपिकाएं कहने का मतलब हो गया आपका एल्विलाई, तो उनकी जो सतहें होती हैं वो बनी होती हैं सिंपल, यानी कि जो है साधारण स्तंभी एपिथेलियम ऊतक के द्वारा या फिर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा। आप लोग जब फेफड़ा को देखते हो तो फेफड़ा के अंदर में जो है आप लोगों को इस तरीके का बहुत सारा जो है गुच्छा दिखाई देता है। तो ये जो गुच्छे दिखाई देते हैं बहुत सारे जो है अंगूर की तरह आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो एक्चुअली जो है वही होती हैं कोशिकाएं। तो वो जो कोशिकाओं की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होते हैं, लिम्स होता है, तो वो जो है आपका इन्हीं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा बना होता है, क्योंकि ये जो है काफी सबसे ज्यादा पतली होती है। इसमें जितने भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, तो सबसे ज्यादा पतली जो है वो साधारण स्तंभी एपिथेलियम टिश्यूज होता है। अब ये इतना साधारण होता है कि इनसे हो करके आसानी से जो है विसरण का क्रिया कंप्लीट हो सकता है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ में और अंदर से बाहर की तरफ में जो है चीजें आ जा सकती हैं। यही कारण है कि रक्त वाहिनियां जो होती हैं उनका जो दीवार होता है वो बना होता है स्तंभी साधारण स्तंभी एपिथेलियम के द्वारा। या फिर बात करेंगे तो फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती है वो भी बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पतली होती है। ये इतनी पतली होती है कि आसानी से विसरण का प्रक्रिया जो है इनसे होकर के कंप्लीट हो सकता है। दूसरा बात करते हैं स्तंभी एपिथेलियम टिश्यूज का। तो दूसरा प्रकार जो है इसका है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज, यानी कि जो है रोएदार स्तंभी एपिथेलियम ऊतक। तो देखो ये जो है सतहों पर क्रमानुसार लगी होती है। जैसे कि त्वचा पे बात करेंगे तो त्वचा पे हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज है हमारा त्वचा। और त्वचा जो है किससे मिलकर बना होता है, तो वो होता है रोएदार स्तंभी ऊतक से मिलकर के, या फिर कह सकते हैं रोएदार स्तंभी एपिथेलियम ऊतक से मिलकर के। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने जो है अभी स्तंभी ऊतक के बारे में पढ़ा हुआ है, स्तंभी एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ा है कि ये दो प्रकार का होता है। एक में हमने देखा था कि ये जो सिंपल स्तंभी एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों और कुपिकाओं की दीवारों को बनाती हैं, जबकि दूसरा हमने जो बात किया था रोएदार स्तंभी एपिथेलियम ऊतक का, तो वो जो है हमारे शरीर की जो सतहें होती हैं, बाहरी सतह, वहां उसको बनाती हैं। जैसे कि त्वचा हो गया, त्वचा को जो है त्वचा जो है वो रोएदार स्तंभी एपिथेलियम ऊतक के द्वारा बना होता है। अब देखते हैं हम लोग एपिथेलियम ऊतक का दूसरा प्रकार। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पहला प्रकार, और पहला प्रकार का जो हमने दो प्रकार पढ़ा हुआ था, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार का नाम है घनाकार एपिथेलियम, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आपका जो है ब्रिक की नलिकाओं की सतह, साथ ही साथ जो लार ग्रंथियां होती हैं तीन जोड़ी, तो उनके अस्तर को, उनके लेयर को जो है बनाने का कार्य करती है, और साथ ही साथ उनको यांत्रिक मजबूती यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट भी, स्ट्रेंथ भी प्रदान करती है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि जो घनाकार एपिथेलियम होता है वो हमारे किडनी, ब्रिक मतलब किडनी की जो नलिकाएं होती हैं उनकी सतह को बनाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो हमारे शरीर में जो लार ग्रंथियां होती हैं तीन जोड़ी, यानी कि जो है इसमें बात करेंगे तो पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगा। इसके अलावा जो हम बात कर सकते हैं उसमें सब मैक्सिलरी होता है, ठीक है, सबलिंगुअल होता है। तो ये जो लार ग्रंथियां होती हैं इनका जो लेयर होता है, अस्तर होता है, वो भी बना होता है घनाकार एपिथेलियम के द्वारा ही। और साथ ही साथ ये जो घनाकार एपिथेलियम है ये हमारी कोशिकाओं को, चाहे वो किडनी की नलिकाओं की सतह हो, चाहे
लार ग्रंथि के अस्तर हों, उन दोनों को ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा एपिथेलियम ऊतक का तीसरा प्रकार, और वो है कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि उसको हम हिंदी में कह सकते हैं स्तंभी एपिथेलियम। तो ये जो स्तंभी एपिथेलियम होते हैं, यानी जिनको हम लोग कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, तो कोलुमनर सिलिएटेड जो एपिथेलियम होते हैं वो जो है खंभाकार होते हैं, यानी कि स्तंभाकार होते हैं, यानी कि ऐसे सीधे सीधे होते हैं, काफी लंबे लंबे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इन पर जो है धागेनुमा संरचनाएं होती है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि लिखा होगा कि कोलुमनर, यानी कि यहाँ पे कॉलम रहेगा, कॉलम तो आप लोग समझते हो खंभा, ठीक है। तो इस तरीके से पिलर के जैसा ये दिखाई देंगे। दूसरी बात की सिलिएटेड यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि बाल के जैसी संरचनाएं, यानी कि इसके ऊपर जो है बहुत सारे सिलिया होंगे, धागेनुमा संरचनाएं होंगी। अब ये कहाँ होती हैं, तो ध्यान दो, ये जो है आंतों की जो सतह होती है, या फिर श्वास नलिका, या फिर जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, तो श्वास नली की सतह पर पाई जाती है। क्योंकि इन दोनों में ही अगर देखो तो इन दोनों में काम क्या होता है, इन दोनों में काम होता है पदार्थों के चालन का, यानी कि जो है पदार्थों के मूवमेंट का। जैसे देखो आप जब सांस लेते हो तो क्या होता है, सांस में जिन गैसों को आप लेते हो तो उन गैसों को जो है नीचे की तरफ में लेके जाना होता है, और साथ साथ उनको जो है फिल्टर करना भी होता है, उनमें से जो भी गंदगियां वगैरह होती हैं। तो ये जो है आपका कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा बना होता है, ताकि जो है वो नीचे की तरफ में स्वीप कर सके, एक तरह से कर सकते बाहर सके, अंदर नीचे की तरफ में लेके जा सके। तो इसलिए श्वास नली की जो सतहें होती हैं उसकी जो इंटरनल सतह होता है, यानी कि आंतरिक जो सतह होता है, वो आपका बना होता है कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। वही बात करेंगे आंतों की सतह का, तो आंतों की जो सतह होती है उसमें भी आप लोग जानते हो कि उंगली की जैसा जो है संरचना पाया जाता है, तो फिर वो भी जो है बनी होती है कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग चौथा प्रकार के बारे में, और चौथा प्रकार है ग्रंथिल एपिथेलियम, यानी कि जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज की बात करेंगे तो देखो ये जो है ग्लैंडुलर होती है, यानी कि ये जो है ग्रंथिल होती है। ग्रंथिल होने का मतलब ये है कि ये पदार्थों को स्रावित करती हैं। ग्रंथि तो हम उसी को बोलते हैं ना जो पदार्थों को सिक्रीट करती हैं, स्रावित करती हैं, छोड़ती हैं, रिलीज करती हैं, तो उनको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। तो चूंकि ये जो है एपिथेलियम ग्रंथिल होती है, यानी कि ये पदार्थों का श्रवण करती है। ये एपिथेलियम सतह पर होती है, जैसे कि त्वचा, कभी कभी अंदर की तरफ में भी होती है, और अंदर की तरफ में मुड़ करके ये बहुकोशिकीय ग्रंथि भी बनाती है। तो ये अभी हमने जाना एपिथेलियम ऊतक के बारे में, और साथ साथ जो है एपिथेलियम ऊतक के प्रकार के बारे में, और सभी का जो है हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छे तरीके से समझा। अब हम एपिथेलियम ऊतक के बारे में ही कुछ और भी फैक्ट्स जानेंगे, और उसके बाद में एपिथेलियम ऊतक के प्रकारों का जो है डायग्राम दिखाऊंगा, और उसके माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो उसमें से जो पहला फैक्ट है वो ये है कि देखो ये जो एपिथेलियम होता है वो हमारे शरीर और शरीर की गुहिकाओं का आवरण बनाता है। जैसे कि देखो यहाँ बताया जा रहा है कि मुंह का जो बाहर का परत होता है, पाचन तंत्र होता है, या फिर फेफड़ा है, त्वचा की संरचना है, ठीक है, या फिर अवशोषण करने वाले भाग हैं, या फिर स्रावित करने वाले भाग हैं, यानी कि रिसाव स्राव करने वाले जो भाग हैं, या फिर ब्रिक नली जो होता है, ब्रिकली नली जिसको हम बोलते हैं, किडनी रीनल हम लोग जो है उसको ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो इसके अलावा लार नली की जो है ग्रंथियां हो जाएंगी। तो ये सभी जो है आपका बना होता है एपिथेलियम ऊतक के द्वारा। अभी हमने जिन प्रकारों के बारे में देखा हुआ था फ्लो चार्ट के माध्यम से, उनके बारे में हम लोग कुछ और भी फैक्ट्स जान लेते हैं यहाँ पर, कुछ वाक्यों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, और उसके बाद से मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियम के बारे में, यानी कि साधारण एपिथेलियम के बारे में। देखो सिंपल या फिर साधारण जो एपिथेलियम होती हैं वो पतली और एक कोशिकीय स्तर की होती हैं, या फिर एक कोशिकीय स्तर को बनाती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही जब मैं पढ़ा रहा था फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो मैंने कहा था ये सबसे पतली होती हैं, और ये इतनी पतली होती हैं कि आसानी से जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा इनसे होकर के जो है पदार्थ आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और आगे बताया जा रहा है कि ये सामान्यतः रक्त वाहिकाएं व फेफड़ों की कुपिकाओं को बनाती हैं।
तो ये भी मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि ये जो है फेफड़ों की कोशिकाओं को बनाती हैं, चूंकि उनमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना होता है, और रक्त वाहिकाओं की जो दीवारें होती हैं वो भी इन्हीं ऊतकों के द्वारा बनी होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पारगम में झिल्ली द्वारा पदार्थों का ये संवहन का काम करती है। तो ये रहा साधारण एपिथेलियम के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। अब बात करेंगे हम लोग घनाकार यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो देखो, घनाकार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो ब्रिक की सतह और ब्रिकीय नली, साथ ही साथ लार ग्रंथि की नली के अस्तर को बनाते हैं। तो ये घनाकार एपिथेलियम के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, याद रखना है कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि घनाकार एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं, ऐसे कुछ अंग बताइए जो कि इनसे मिल के बने होते हैं, यानी कि घनाकार एपिथेलियम से मिल के बने होते हैं। तो आप बताएंगे कि ब्रिक का जो सतह होता है, सरफेस होता है, वो बना होता है घनाकार एपिथेलियम के द्वारा, या फिर ब्रिक जो नली होता है, लार ग्रंथि की जो नलियां होती हैं, वो बनी होती है घनाकार एपिथेलियम के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग स्तंभी एपिथेलियम यानी कि कोलुमनर एपिथेलियम के बारे में। तो देखो, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभाकार होती हैं, यानी कि ये जो है पिलर के जैसे होती हैं, खड़ी खड़ी इस तरीके से लंबी लंबी जो है दिखाई देंगी आप लोगों को। मैं डायग्राम के माध्यम से अभी समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो है कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, कोलुमनर होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है आंतों की सतहों पर पाई जाती है। कुछ अंगों में कोशिकाओं की सतह पर सिलिया भी पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। जैसे कि श्वास नली है, श्वास नली में जो है आपका पाया जाता है कौन सा, तो वहां पे पाया जाता है कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, चूंकि वहां पर जो है जो गैसें होती हैं उनको जो है नीचे की तरफ में, यानी कि फेफड़े के अंदर, फेफड़े की तरफ में जो आपको ट्रांसफर करना होता है, और दूसरी गैसों को, यानी कि जो वेस्ट गैसें होती हैं, हमारे लिए अनयूजफुल गैसें होती हैं, उनको शरीर से बाहर निकालते समय भी जो है हेल्प लेना होता है, तो वहां पर सिलिया जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये चीजें हैं स्तंभी एपिथेलियम के बारे में, जिनको कि आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम लोग चौथा है आपका ग्रंथिल एपिथेलियम, जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होती है वो आंतों की सतह, त्वचा में पाई जाती है। इसके अलावा जो है पाचक एंजाइम और रसों का ये स्राव भी करती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इन चारों प्रकार के एपिथेलियम ऊतक के बारे में, जिनको कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसके बाद जो है मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से इनको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये कैसे क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एपिथेलियम के जो प्रकार होते हैं उनका जो है यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक का, जिसको कि आप लोग देख सकते हो कि ये टाइल्स की तरह जो है बिछी हुई है, लेकिन पतली वाली टाइल्स, यानी कि बेहद ये पतली एक आपका लेयर बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हो एक अस्तर बन रहा है, जिसको कि आसानी से भेद करके पदार्थ जो है आर पार आ जा सकते हैं। वही देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है आपका जो है सिंपल क्यूबॉइडल। तो ये क्यूबॉइडल है, यानी कि ये भी जो है ईंटों की तरह बिछे हुए हैं, टाइल्स की तरह बिछे हुए ये भी हैं, लेकिन सिंपल स्क्वेमस की तुलना में जो है ये थोड़े चौड़े हैं, और ये क्यूबॉइडल शेप में दिखाई दे रहे हैं हमें। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। यहाँ पे देख सकते हो सिंपल कोलुमनर है, और कोलुमनर में मैंने कहा था कि ये पिलर की तरह खड़ी खड़ी दिखाई देंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे लग रहा है कि एक पिलर यहाँ पर है, इसके बगल में एक और पिलर है, इसके बगल में एक और पिलर है। तो इस प्रकार से जो है ये सिंपल कोलुमनर होती हैं, जो कि कॉलम में एक दूसरे के साथ में जो है लगी हुई होती है। अब इसके अलावा देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, यानी कि जो है स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक का जो दो प्रकार बताया गया था, एक था सिंपल और दूसरा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो ये दोनों ही यहाँ पे दिया हुआ है, और स्ट्रेटिफाइड में आप देख सकते हो कि ये जो आपका स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि जो है ये उतना पतला नहीं है, ठीक है। ये इससे जो है हमारी जो स्किन है ये बन सकता है, जैसे कि देखते हो आप लोग की स्किन के अंदर भी एक लेयर होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है, उसके ऊपर लेयर होता है। तो उसी प्रकार से ये स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि कई लेयर में जो है ये कई लेयर से मिल करके यहाँ पर देख सकते हो कि ये बना हुआ है। उसी तरीके से सिंपल क्यूबॉइडल के अलावा जो है एक दूसरा प्रकार दिया है क्यूबॉइडल का, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, जिसमें कि देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका एक से अधिक लेयर दिखाया गया है, यानी कि ये भी स्ट्रेटिफाइड है। इसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया है सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर। तो कोलुमनर
का जो है दो टाइप, एक सिंपल और दूसरा एक और टाइप यहाँ पे दिया हुआ है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमर, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत सारे जो है आपके लेयर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हो कि एक इधर है तो उसके बगल में भी एक कम लेयर का निचले ही लेयर तक है, उसके एक यहाँ पे उसके ऊपर वाले लेयर तक है, एक उसके ऊपर वाले लेयर तक है। तो इस प्रकार से ये जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर आपका जो है एपिथेलियम उत्तक हो गया, टिश्यूज हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे जो है एक ट्रांजिशनल दिया हुआ है। ट्रांजिशनल में आप देख सकते हो कि ये मिलावट वाला है, मिक्स करके तब जाकर के जो है ये बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो अभी आपने जो है डायग्राम के माध्यम से एपिथेलियम उत्तक के प्रकारों का स्टडी किया। अब हम लोग आगे देखते हैं संयोजी उत्तक के बारे में, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो देखो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस उत्तक की कोशिकाएं संयोजी उत्तक, ये देखो इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या फिर आधार देने का कार्य करते हैं, जो कि मैट्रिक्स में ढीले रूप से पाए जाते हैं। और इसके दो अवयव हैं, एक है मैट्रिक्स और दूसरा है कोशिका। तो ये तो रहा इसका डेफिनेशन। और एक और महत्वपूर्ण भाग, ये एक और इसका महत्वपूर्ण भाग जो कि है इसके दो अवयव होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है कोशिका। और कोशिका जो होती है वो मैट्रिक्स के अंदर में ही पाई जाती है। चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि संयोजी उत्तक क्या होती है। देखो आप लोग बताओगे कि संयोजी उत्तक जो है किसी जंतु के अंदर, यानी किसी जंतु के शरीर में पाई जाने वाली वे कोशिकाओं के समूह होती हैं, यानी कि उत्तक होती हैं, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ उनको एक आधार देने का काम करते हैं। और वो संयोजी उत्तक जो है मैट्रिक्स में ढीले रूप में पाए जाते हैं। और इसके दो अवयव हैं, एक है मैट्रिक्स और दूसरा है कोशिका। कोशिका जो होती है वो मैट्रिक्स के अंदर में ही पाई जाती है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग इनके प्रकारों के बारे में। तो पहला जो प्रकार है वो है रक्त, या फिर कह सकते हैं लसिका। या फिर कहने का मतलब यह है कि रक्त और लसिका जो है वो तरल संयोजी उत्तक होती हैं, यानी कि जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली संयोजी उत्तक होती हैं। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं, और इस प्रकार से हमारा ब्लड यानी कि जो है एक तरल संयोजी उत्तक बनता है। तरल संयोजी उत्तक जो रक्त होता है ये किनसे मिलकर बना होता है, तो हम लोग बताएंगे कि लाल रक्त कोशिका, इसके अलावा श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। यानी कि जो है प्लाज्मा के अंदर में ये तीनों जो मैंने ब्लड सेल्स बताया, कोशिका बताया, ये तीनों जो उसमें निलंबित अवस्था में रहते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसमें प्रोटीन, साथ ही साथ जो है इसमें लवण होते हैं, इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी उसमें होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो देखो इनका अगर मेन काम का बात किया जाएगा तो इनका मेन काम हो जाता है पचा हुआ जो भोजन होता है, हार्मोन होता है, तो या फिर CO2 है, O2 है, ठीक है, इन सभी को जो है ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि उनको इन सभी को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। इसके अलावा इसका दूसरा काम हो जाएगा शरीर की सुरक्षा के साथ साथ तापमान का कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रण करना। तो आपने जाना कि रक्त का कार्य क्या है, रक्त क्या है, मैंने बताया है कि रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है, जो कि रंग में लाल होता है और वो मिल के बना होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से। इसके अंदर में प्रोटीन, लवण और हार्मोन पाए जाते हैं, और इसका काम होता है पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कौन कौन से पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना, तो जो पचे हुए भोजन होते हैं उनका, हार्मोन का, CO2 और O2 का। इसके अलावा इसका अन्य कार्य में बात किया जाएगा तो इसका अन्य कार्य होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना कीटाणुओं से, रोगाणुओं से, पाइथोजन से। और साथ ही साथ इसका एक अन्य और काम हो जाएगा शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो आपने जाना रक्त के बारे में। और लसिका क्या होता है, तो चलो मैं बताता हूँ। रक्त लसिका में क्या करो कि आप देखो रक्त में जो तीन तो कोशिकाएं थी, तीन प्रकार की कोशिकाएं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इनमें से क्या कर दो कि आप RBC को निकाल दो, तो बाकी जो बच जाएगा प्लाज्मा के अंदर में वो हो जाएगा आपका लसिका। हालांकि कुछ मात्रा में जो आपके प्रोटीन भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो लसिका जो होता है वो आपका रक्त का वो भाग हो जाएगा जिसमें कि लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, थोड़ा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, खास करके लिम्फोसाइट्स। तो अब बात करते हैं उन कोशिकाओं के बारे में जिनका अभी जिक्र किया जा रहा था। तो देखो यहाँ पर जो तीन पर, सॉरी एक सेकेंड वेट करो।
यहाँ पर जो है मैंने 3 प्रकार का जो कोशिका का बात किया था रक्त के अंदर में पाई जाने वाला, एक मैंने बात किया था डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो यहाँ पर देखो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे दिया गया है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आरबीसी दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो लाल कलर से आप लोग देख रहे हो ये है आरबीसी, और इसके अलावा जो है प्लेटलेट्स हैं। आपने यहाँ पर जाना था क्या, आपने यही जाना था कि जो रक्त होता है इसके अंदर में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और दूसरा होता है आरबीसी जिसको हम लोग लाल रक्त कोशिका कहते हैं। तो ये हो गया आरबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो देखो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 5 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और हो जाएगा बेसोफिल, ठीक है। जो कि आपके जो है इसमें जो है बहुत सारे जो है इसके अंदर में ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूल्स कहने का मतलब कि इसमें जो है आपके ग्रेन्यूल, सॉरी ग्लोब्यूल्स मेरे मुंह से निकल गया, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें इसमें देख सकते हैं आप लोग कि डॉट डॉट यहाँ पे जो बहुत सारे दानेदार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये जो है आपके ग्रेनुलर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक ग्रेनुलर के अंदर में आ जाएंगे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, और यहाँ पर आरबीसी का डायग्राम दिखाया गया है। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो लिम्फोसाइट्स होता है ये जो आपका फेगोसाइट होता है, यानी कि जो है ये कीटाणुओं को खा जाता है, और इस प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर में वायरस या फिर जो भी बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो उन सबको लिम्फोसाइट खा जाता है, और इस प्रकार से हमें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो है ये हमारे शरीर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये एक रक्त का जो है काम हो गया, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे बताया जाएगा कि देखो ये जो है इरेगुलर शेप के होते हैं, यानी कि ये डब्ल्यूबीसी का जो है कोई, हालांकि नॉर्मली ये स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं, लेकिन इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, बल्कि ये जो है इरेगुलर शेप के होते हैं। अपना शेप जो है ये बदलते रहते हैं, जिस प्रकार से अमीबा का बदलते रहता है। वही बात करेंगे हम लोग आरबीसी का। तो आरबीसी जो होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि तस्तरीनुमा होता है, और सतत जो है ये बीच में धंसा हुआ होता है, और चारों तरफ से जो है ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, यानी कि जो है ये बाइकॉन्केव शेप्ड होता है, यानी कि दोनों तरफ से अगर देखोगे तो बीच में धंसा हुआ, और चारों तरफ से किनारे पर देखा जाएगा तो ये उभरा हुआ होता है। और इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, साथ साथ जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो ये प्लेटलेट जो है आपके कुछ और भी छोटे छोटे आपके जो है कोशिकाएं हैं जो कि रक्त के अंदर में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा वो कोशिकाएं जो कि रक्त के अंदर में पाए जाते हैं। अब हम रक्त के अवयव का स्टडी करेंगे। हालांकि मैंने बता दिया है, बट यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो रक्त के अवयव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि रक्त के जो है 4 अवयव हैं। एक है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका, आरबीसी का मतलब हो जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर जो है सेल्स। दूसरा हो जाता है श्वेत रक्त कोशिका यानी कि जो है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर सेल्स। तीसरा है प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और है चौथा प्लाज्मा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना कि आरबीसी को जो हम लोग एरिथ्रोसाइट ही बोलते हैं। एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, ठीक है, और साइट का मतलब सील होता है, तो इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट ही बोलते हैं। और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है उसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और जो ये प्लेटलेट्स हैं इनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड को जो है थक्का बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है। और चूंकि डब्ल्यूबीसी जो है वो रेड सॉरी व्हाइट होता है, इसलिए इसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, चूंकि ल्यूको का मतलब हो जाता है आपका जो है व्हाइट। अब बात करते हैं इन सभी का काम क्या होता है। तो पहला बात करते हैं लाल रक्त कोशिका का कार्य का है क्या है। तो इसका कार्य है O2 और CO2 का संवहन करना, यानी कि जो है इनको शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ट्रांसफर करना। अब बात करते हैं दूसरा श्वेत रक्त कोशिका यानी कि जो है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। तो इसका काम होता है मेन काम रोगों से लड़ना, यानी कि जो भी बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु हमारे शरीर के अंदर में जाते हैं उनसे हमें बचाना। तो सेफ्टी प्रदान करना इन्फेक्शियस डिजीज से या फिर रोगों से लड़ना, ये है डब्ल्यूबीसी का काम यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स का काम। तो प्लेटलेट्स का मेन काम होता है चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बना करके रक्त स्राव को रोकना, रक्त को जो है ओवर ब्लीडिंग करने से रोकना, बहुत ज्यादा खून बाहर ना निकल जाए शरीर से। इससे बचाने के लिए ये जो प्लेटलेट्स होता है वो कटे हुए भाग पर रक्त को थक्का बना देता है ताकि ब्लड का बहना बंद हो जाएगा।
चौथा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है वो रक्त वाहिनी में पोषक तत्व, इसके अलावा अपशिष्ट जो यानी कि जो बेकार पदार्थ होते हैं, जरूरी तत्व होते हैं, इसके अलावा हार्मोन होते हैं, तो उन सभी का संवहन करना, यानी कि ये भी पदार्थों के संवहन से संबंधित होता है प्लाज्मा, चाहे वो यूजफुल हो चाहे वो अनयूजफुल हो। जैसे पोषक तत्व यूजफुल है, इसके अलावा हार्मोन हमारे लिए यूजफुल है, जबकि कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं वो जो है हमारे लिए अनयूजफुल है, बट उनको भी जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपने देखा संयोजी ऊतक का पहला प्रकार तरल संयोजी ऊतक यानी कि जो है रक्त के बारे में, और साथ साथ जो है आपने लसिका के बारे में भी स्टडी किया। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा प्रकार। तो संयोजी ऊतक का दूसरा प्रकार है अस्थि। चलिए अस्थि के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि इसके अंतः कोशिकीय स्थान में कैल्शियम और फास्फोरस के लवण भरे रहते हैं, जो कि अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। एक पैमाना आप ध्यान रखना कि जिसमें जितना ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम का मात्रा रहेगा, वो अस्थि यानी कि बोन जो है उतना ही मजबूत होगा, या फिर वो शरीर का भाग जो है उतना ही मजबूत रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कहा है कि शरीर का कोई भी अंग जिसमें कैल्शियम का मात्रा जितना ही ज्यादा रहता है वो उतना ही मजबूत रहता है। और मैंने यहाँ पे ये भी कहा है कि अस्थि जो होते हैं वो संयोजी ऊतक होते हैं, जिसके अंतरकोशिकीय स्थान में कैल्शियम और फास्फोरस लवण भर रहते हैं, जो कि अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं। साथ ही ध्यान रखना कि अस्थियां शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती हैं, तो ये इनका मेन काम हो गया। आगे बताया जा रहा है कि इसका मैट्रिक्स जो होता है वो ठोस होता है, तो ये सख्त होती है। आपने देखा कि अस्थि क्या होती है, इनके अंदर में क्या भर रहता है जो कि उनको कठोरता प्रदान करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। और ये जो है अस्थियां हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं, तो मैंने ये भी कहा था कि शरीर को चूंकि ये निश्चित आकार प्रदान करती हैं, तो इसलिए जो है अस्थियां हमारे शरीर के लिए ढांचा तैयार करती है हमारे शरीर का, तो इसलिए जो है ये आवश्यक के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करती है। और इनके मैट्रिक्स में बात करेंगे तो ठोस भरा हुआ रहता है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार है संयोजी ऊतक का उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। तो इसके के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि इसमें अंतः कोशिकीय स्थान पर प्रोटीन और शर्करा होता है, जिससे यह लचीला और मुलायम होता है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। यह नाक, कान, कंठ, नाखून आदि में पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं कोन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं। देखो अगर बात करें हम लोग अस्थि का, तो अस्थि के जो कोशिकाएं होती है उसको हम लोग जो है ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, जबकि जो उपास्थि यानी कार्टिलेजेज होती हैं तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। आगे इसके बारे में और भी चीजें बताया गया था कि उपास्थि की जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है वहां पर प्रोटीन और शर्करा भरा होता है, जबकि अस्थि के बारे में हमने देखा था कि इसके जो अंतः कोशिकीय स्थान होता है वहां पे कैल्शियम और फास्फोरस भरा होता है। तो अब देखो अस्थि की अंतः कोशिकीय स्थान में कैल्शियम और फास्फोरस के भरे होने के कारण जो है अस्थि कठोर हो जाता है। तो वहीं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि की बात करेंगे तो इसके अंतःकोशिकीय स्थान में प्रोटीन और शर्करा के भरे होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है लचीला और मुलायम बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मजबूत नहीं होता है, ये भी मजबूत होता है हड्डी की तरह। ठीक है, तो ये जोड़ों को जो है चिकना बनाता है और ये आपका काफी मजबूत होता है उपास्थि। ऐसा नहीं है कि लचीला और मुलायम होने की वजह से जो है ये मजबूत नहीं होगा, ये भी मजबूत होता है, लेकिन ये लचीला होता है और अस्थि जो है वो सख्त होता है। तो दोनों का थोड़ा बहुत अलग अलग कार्य है, बट दोनों ही मजबूत होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है नाक पे पाए जाते हैं। नाक के ऊपरी सिरा पे आप देखोगे तो आपको जो महसूस हो जाएगा, ये जो है आपका लचीला होने के कारण जो है मुड़ सकता है, और नाक का एक भाग आपको दिखाई देगा जो कि नहीं मुड़ सकता है, तो वो आपका अस्थि है। कान, कान में ये उपास्थि पाई जाती है जो कि झिल्ली हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा जो है झिल्ली कहने का मतलब बाहर का जो पिंडा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो आपका जो है उपास्थि का बना होता है। कंठ बना होता है, नाखून में भी उपास्थि होते हैं यानी कि कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम लोग उपास्थि और अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है। एक मिनट। चलो तो हम देखते हैं कि उपास्थि और अस्थि में अब क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अस्थि जो होते हैं वो ठोस पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, जबकि उपास्थि जो होते हैं वो अर्ध ठोस और लचीले पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी बात किया था कि उसके अंदर प्रोटीन और शर्करा होते हैं। दूसरा बात करते हैं दूसरा अंतर। तो अंत अस्थि के अंतः कोशिकीय स्थान में
कैल्शियम और फास्फोरस के लवण भरे होते हैं, जबकि उपास्थि में बात करेंगे तो इसमें जो है यानी कि उपास्थि के अंतःकोशिकीय स्थान में जो है प्रोटीन और शर्करा भरे हुए होते हैं। तीसरा अंतर ये है कि अस्थि जो होते हैं उनके बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है, जबकि उपास्थि के अंदर में यानी कि उपास्थि के अंदर में जो है आपका अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। तो ये 3 मुख्य अंतर हैं अस्थि और उपास्थि के बीच में। अब हम बात करेंगे संयोजी ऊतक के चौथे प्रकार के बारे में। तो संयोजी ऊतक का जो चौथा प्रकार है वो है एरियुलर ऊतक। तो बात करते हैं एरियुलर ऊतक के बारे में। देखो ये जो एरियुलर ऊतक है ये त्वचा मांसपेशियों त्वचा और मांसपेशियों के बीच में जो जगह होता है उसके बीच उस वहां पर इसके अलावा रक्त नलिकाओं के चारों ओर और साथ ही साथ नसों में साथ साथ अस्थि मज्जा में जो है ये पाया जाता है। यानी कि जो खाली जगह बच रहा है उसको जो ये भरने का कार्य करता है ये एरियुलर ऊतक। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। मैंने ये कहा कि एरियुलर ऊतक जो है वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच में जो जगह रहता है उसमें पाया जाता है। साथ साथ जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनके चारों ओर में पाया जाता है। साथ ही नसों में पाया जाता है और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अब नसों के अंदर पाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको ब्लॉक करने के लिए पाया जाए, वहां पे ये एरियुलर ऊतक जो है आपका पाया जाता है चिकनाहट प्रदान करने के लिए, ताकि आसानी से जो है आगे की तरफ में ब्लड जो है वो मूव कर सके। तो ये एरियुलर ऊतक हो गया, ठीक है, जो कि हमने अभी बताया कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, इसके अलावा जो है नसों में, अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बताया जा रहा है यहाँ पर कि इसका काम क्या है। तो ये अंगों के भीतर की जो खाली जगह होती है उसको भरता है और आंतरिक अंगों को जो है सहारा प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो ये 2 मुख्य कार्य हैं जो कि एरियुलर ऊतक के हैं। अब हम बात करेंगे एडिपोज ऊतक के बारे में, यानी कि वसामय ऊतक के बारे में। देखो इनका जो ये जो ऊतक होते हैं ये वसा को संग्रह करने वाले ऊतक होते हैं। और देखो ये जो वसामय ऊतक होता है ये त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। और देखो ध्यान दो, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ये कि वसा को संग्रहित होने के कारण ये जो एडिपोज ऊतक है ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है, जो कि इसके अंदर में जो फैट भरा होता है। तो यही कारण है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एडिपोज यानी कि वसामय जो ऊतक होता है ये वसा को संग्रह करने वाला ऊतक होता है और ये त्वचा के नीचे आंतरिक भागों के बीच में पाया जाता है। और वसा के संग्रहण के वजह से जो है यह ऊष्मीय कुचालक का काम करता है, यानी कि ऊष्मा के लिए जो है ये कुचालक होता है, यानी कि जो है ट्रांसफर नहीं करता है। जिस भाग में गर्मी है वहीं तक रहने देता है, उसको जो है शरीर के चारों तरफ फैलने से रोकता है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ में गर्मी को जो जाने से रोकता है, अंदर से जो है अंदर की गर्मी को जो है बाहर जाने से रोकता है। तो ये एक ऊष्मीय कुचालक के रूप में काम करता है एडिपोज, यानी कि जो है वसामय ऊतक, जो कि त्वचा के अंदर के भागों में पाया जाता है और ये वसा को संग्रह करता है। जैसा कि वसामय इसका ऊतक नाम ही है और इसमें वसा आ रहा है, यानी कि ये वसा को संग्रह करके रखता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है वसामय टिश्यूज का डायग्राम दिखाया गया है गोल गोल सा, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो पीला पीला है वो वसा को स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये जो है एडियोसाइट है और एडियोसाइट कहने का मतलब हो जाता है आपका एडिपोज टिश्यूज का कोशिका। तो ये ध्यान रखना कि एडिपोज टिश्यूज यानी कि वसामय ऊतक का जो कोशिका होता है उसको हम लोग एडियोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 2 और भी ऊतकों के बारे में जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो घना तंतुमय ऊतक के बारे में, यानी कि हम लोग डेंस फाइब्रस टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। देखो ध्यान दो, ये जो घना तंतुमय ऊतक है, डेंस फाइब्रस टिश्यूज है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से जो है पाए जाते हैं और दोनों ही प्रकार के हमें जो है जानने बेहद जरूरी है। पहला है कंडरा, कंडरा या फिर जो है टेंडन इसको बोलते हैं। तो ये जो है अस्थि यानी कि हड्डियों को पेशियों यानी कि मसल से जोड़ने का कार्य करती है। जैसे कि मैं इस डायग्राम में भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो है ये एक हड्डी हो गया, ठीक है। तो ये हड्डी है और यहाँ पर मसल से, तो इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य करेंगे वो जो है आपके टेंडन होंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले दोनों पढ़ लेते हैं। दूसरा है स्नायु यानी कि लिगामेंट। तो लिगामेंट जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान देते हैं कि जो डेंस तंतुमय ऊतक होते हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण इनके प्रकार के बारे में आप ध्यान रखना। एक है कंडरा यानी कि टेंडन, दूसरा है स्नायु यानी कि लिगामेंट। तो टेंडन जो होता है वो हड्डियों को
पेशी से यानी कि मसल से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से यानी कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। तो देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक आपका यहाँ पे हड्डी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हड्डी हो गया, तो इन दोनों हड्डियों को जो जोड़ने का कार्य करेगा वो एक आपका जो है लिगामेंट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है एक ये लिगामेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पर लिगामेंट पाया जाएगा जो कि इसको कनेक्ट करके रखता है। और जो ये हड्डी है इसको मसल से, मान लो कि यहाँ पे जो मसल्स हैं या फिर इधर में मसल्स हैं, तो उनको जोड़ने का कार्य करता है आपका जो है टेंडन यानी कि कंडरा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है काफ मसल्स होता है, तो ये जो काफ मसल्स है उसको बात करेंगे अगर हम लोग टिबिया बोन से या फिर जो है आपका फिबुला बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो जो है आपका टेंडन करेंगे यानी कि जो है आपके कंडरा करेंगे, ठीक है। तो ये आपने जाना कि घना तंतुमय ऊतक क्या होते हैं, यानी डेंस फाइब्रस टिश्यूज क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों के मध्य में क्या अंतर है, यानी कि स्नायु और कंडरा के मध्य में क्या अंतर है। तो ये दोनों जो हम लोग इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि स्नायु और कंडरा के बीच में क्या अंतर है। देखो स्नायु और कंडरा के बीच में पहला अंतर ये है कि स्नायु जो होता है वो अस्थि को अस्थि यानी बोन को बोन से जोड़ के रखता है, जबकि कंडरा अस्थि को पेशियों यानी कि बोन को जो है मसल से जोड़ के रखता है। दूसरी बात की लिगामेंट यानी कि जो स्नायु होता है वो बहुत ज्यादा लचीला होता है और वो जो आपका मजबूत होता है बहुत ज्यादा, जबकि कंडरा जो होता है वो कम लचीला होता है लेकिन मजबूत तो ये भी होता है। तीसरा अंतर ये है कि ये जो स्नायु होता है वो कम मैट्रिक्स वाला होता है, यानी कि इसके अंदर में कम मैट्रिक्स मौजूद होता है, उपस्थित होता है, जबकि कंडरा में बात करेंगे तो इसमें जो है धागे के आकार की बहुत सारी मजबूत संरचनाएं पाई जाती हैं इसके मैट्रिक्स में। तो ये आपने जाना कि स्नायु और कंडरा में क्या अंतर है। एक बार तीसरा जो अंतर है वो फिर से रिपीट करता हूँ। देखो स्नायु यानी कि लिगामेंट के अंदर में जो है बहुत ही कम मात्रा में मैट्रिक्स उपस्थित होता है, जबकि कंडरा के अंदर में बात करेंगे तो इसमें जो है आपकी धागेनुमा संरचना बहुत सारी पाई जाती है। तो ये मुख्य अंतर है स्नायु और कंडरा के बीच में। अब हम लोग बात करने वाले हैं पेशी ऊतक के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखो पेशी ऊतक के बारे में यानी कि मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं इनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि सांस की, सॉरी सांस बोल दिया गलती से, शरीर की, ठीक है, शरीर की मांसपेशियां पेशी ऊतक की बनी होती है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको हम लोग पेशी ऊतक कह सकते हैं, ठीक है। मांसपेशियां कहने का मतलब वो अंग हो जाते हैं, तो वो जिनसे मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग पेशी ऊतक बोलते हैं, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। धागे की तरह संरचना के कारण जो है ये पेशी तंतु कहलाते हैं, और मांसपेशियों का संकुचन और फैलाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है, यानी कि इन्हीं पेशी तंतुओं के द्वारा किया जाता है, मस्कुलर फाइबर के द्वारा किया जाता है। और मांसपेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसको कि हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, इनके द्वारा ही संकुचन का काम होता है और रिलैक्सेशन का काम होता है, यानी कि संकुचन और फैलाव का काम होता है। यही कारण है कि इन दोनों प्रोटीन को यानी कि एक्टिन और मायोसिन को जो हम लोग संकुचन प्रोटीन कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जो पेशी ऊतक होते हैं मस्कुलर टिश्यूज होते हैं इनके 3 प्रकार हैं। पहला है रेखित पेशी, दूसरा है अरेखित यानी कि चिकना पेशी, और तीसरा है हृद पेशी। तो आपने जाना कि पेशी ऊतक क्या होते हैं और पेशी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पेशी ऊतक के प्रकार के बारे में, जो कि मैंने अभी बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक, दूसरा होता है अनैच्छिक, और तीसरा होता है हृद हृद पेशी। अब ध्यान दो कि इसमें जो है आपका ऐच्छिक का मतलब हो जाता है जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं, ठीक है, और जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं उसको हम लोग अरेखित पेशी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो देखो ऐच्छिक पेशी के अंदर में जो है रेखित पेशी आ जाएंगे, और अनैच्छिक पेशी के अंदर में जो है 2 प्रकार की पेशियां आ जाएंगी, एक अरेखित पेशी और दूसरा हृद पेशी। क्योंकि ये दोनों ही पेशियां जो होती हैं ये हमारे इच्छा के अधीन कार्य नहीं करती हैं, तो ये दोनों जो है आपके यानी कि हृद पेशी और अरेखित पेशी ये दोनों ही अनैच्छिक पेशी हैं, जबकि रेखित पेशी जो है वो ऐच्छिक पेशी के अंदर में आएंगे, क्योंकि वो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। पहला है कि जो रेखित पेशी होती है वो अस्थि से जुड़ी होती हैं और गति में सहायता करती हैं, इसीलिए जो इनको हम लोग
स्किंटल मसल भी कहते हैं, यानी कि जो है इनको हम लोग कंकाल पेशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हड्डियों से, कंकाल से जुड़ी हुई होती है और गति करने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा देखो ये जो है लंबी बेलनाकार होती है और अशाखित होती है, यानी कि ब्रांच नहीं होती, बल्कि एक तो आपका लंबा हो गया पेशी, दूसरा यहाँ पे अलग लंबा पेशी हो गया, तो इस प्रकार से ये अनब्रांच्ड है। ठीक है, तो ये इसका जो है संरचना हो गया। अब बात करते हैं तीसरा फैक्ट। तो देखो ये जो रेखित पेशी होती है वो पार्श्व में, यानी कि बगल में जो है हल्की और गहरी धारीदार होती है, यानी कि धारीनुमा संरचना होती है। जैसा कि मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। देखो इस डायग्राम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो पेशी दिखाया गया है उसमें जो आपका धारीदार यहाँ पे संरचना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं चौथा फैक्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो है बहुनाभिकीय होता है, यानी कि एक ही कोशिका के अंदर में, मतलब कि एक ही आपका पेशी मसल्स के अंदर में जो है यहाँ पे बहुत सारे आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो आपका एक न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया गया, ये एक न्यूक्लियस हो गया। उसी सेल के अंदर में, उसी आपका जो है मसल्स के अंदर में जो है एक दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक तीसरा न्यूक्लियस है। तो एक ही आपका जो है मसल फाइबर के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहु नाभिकीय होते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है, ये चूंकि स्केलेटन से जुड़ा होता है तो हाथों पैरों की जो पेशियां होती हैं वो रेखित पेशियां होंगी, यानी कि वॉलंटरी मसल्स होंगी। चूंकि वॉलंटरी मसल्स इसलिए होंगी क्योंकि जो है हमारी इच्छा के अधीन ये कार्य करती हैं। हम जिस प्रकार से हम चाहते हैं तो चलते हैं, यानी कि जब हम चाहते हैं तो हम अपने मसल्स को संकुचित करते हैं और उसको जो है फैलाते हैं, जिसकी वजह से कि हम किसी चीज को उठा पाते हैं या फिर हम आगे की तरफ में बढ़ पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है पेशी उत्तक का, अनैच्छिक पेशी। और अनैच्छिक पेशी जो है वो हमारे इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते हैं। तो अनैच्छिक पेशी का दो प्रकार, उसमें से जो पहला प्रकार है वो है अरेखित पेशी, और अरेखित पेशी जो है उसको हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ये जो है हमारे आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती है, और ये लंबी और शंक्वाकार सिरों वाली होती है, जैसा कि मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से अभी दिखाऊंगा। ठीक है, और देखो ये जो मांसपेशियां होती हैं इनमें पट्टिकाएं नहीं होती हैं, और ये जो है एक केंद्रक युक्त होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये हमारे आहार नाल में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। हृदय में तो ये अरेखित पेशियां जो है एक्चुअली ये तो पाई जाती है, लेकिन मेनली पाया जाता है कार्डियक मसल। ठीक है, और आंख की पलक और फेफड़ों में भी पाया जाता है। चलिए मैं इसको डायग्राम के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। चलो, तो मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो है सिराओं पर नुकीला होता है, तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो मसल्स हैं ये सिराओं पर जो आपके नुकीले दिख रहे हैं, इसका भी देखोगे तो एक यहाँ पे दूसरा मसल फाइबर है जो कि आपका जो है अगेन नुकीला है सिराओं पर, और ये भी लंबा होता है और शंकुआकार। शंकुआकार मतलब क्या होता है? शंकुआकार मतलब जिसका शीर्ष जो है वो आपका एक बिंदु पर जाकर के मिले। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो आपका किनारे पर जाकर के ये जो है आपका पॉइंटेड हो गया है, यानी कि शंक्वाकार हो गया है। ठीक है, और इस पर जो है जिस प्रकार से रेखित पेशियों में जिस प्रकार से आपने देखा था कि यहाँ पर जो है बगल में धारीदार संरचनाएं पाई जाती है, तो इसमें जो आपका इस प्रकार का धारीदार संरचना नहीं पाया जाता है, यानी कि पट्टिकाएं नहीं होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो है पाई जाती है आहार नल में, हृदय में, आंख की पलक में, साथ साथ फेफड़ों के अंदर में। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे हृदय पेशी, यानी कि जो है कार्डियक मसल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो कार्डियक मसल जो होती है वो हृदय में पाई जाती है, और ये बेलनाकार होती है, और ये शाखित होती है, यानी कि ब्रांच्ड होती है, अलग अलग ब्रांचों में ये बटी हुई होती है। बिना शंक्वाकार सिरे वाली और हल्के जुड़ाव वाली होती है। साथ साथ इनमें जो है एक ही केंद्रक होता है। चूंकि हमने देखा था कि ये जो है एक इनवॉलंटरी मसल्स है, यानी कि जो है अनैच्छिक पेशी है, और अनैच्छिक पेशी में जो है एक केंद्रक ही होता है। तो चाहे वो अरेखित पेशी हो, चाहे वो हृदय पेशी हो, चूंकि ये अनैच्छिक पेशी होती है तो इसलिए इसमें जो आपका एक ही केंद्रक होगा। ठीक है, और जब बात करेंगे हम लोग ऐच्छिक पेशी का, रेखित पेशी का, तो इसमें जो है आपका बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुत सारे जो है न्यूक्लियस होता है। अब इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हो हृदय पेशी का। यहाँ पर आप लोगों को जो है डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, जैसा कि ये हृदय हो गया, और हृदय का जो पेशियां होती हैं वो सभी मिलकर बनी होती है हृदय पेशी से। और इसका आप लोग देख सकते हो कि एक ब्रांच यहाँ पे देखो, एक ही जो पेशी है इसका एक ब्रांच इधर की तरफ में गया है, तो दूसरा ब्रांच इधर की तरफ में गया है। एक पेशी ये है तो इसका ब्रांच एक इधर है, तो एक ब्रांच जो है इधर की तरफ में है। तो ये ब्रांच्ड होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है हृदय के अंदर पाई जाती है, यानी कि हृदय का जो पेशी होता है वो इनसे मिलकर बना होता है। अब लास्ट जो उत्तक है,
ऊतक का प्रकार है वो है तंत्रिका ऊतक। तो जान लेते हैं तंत्रिका ऊतक जो है वो क्या होते हैं। तंत्रिका ऊतक जिनको कि हम लोग नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसा कि देखो आप लोग जानते हो कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स, ये तीनों जो अंग है ये मिल करके हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। अब बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन आप लोग याद रखना कि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को हम लोग तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर में केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य है। चूंकि ये कोशिका है तो जाहिर सी बात है कि कोशिका के अंदर में केंद्रक भी होगा और उसके अंदर में जो है आपका कोशिका द्रव्य भी होगा। अब देखो ये जो तंत्रिका कोशिका है इसके तीन भाग होता है। पहला होता है प्रवर्ध यानी कि डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स क्या होता है, तो देखो इसका जो साइटोन होता है उससे जुड़ा हुआ जो धागेदार संरचना या धागेनुमा संरचना दिखाई देती है उसी को हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कहा है कि तंत्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं, उसमें से पहला है प्रवर्ध यानी कि डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स क्या होता है, तो साइटोन से जुड़ा हुआ जो धागे के जैसा संरचना हमें दिखाई देता है एक तंत्रिका कोशिका के अंदर में, उसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं या फिर प्रवर्ध बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये साइटोन क्या है जिससे कि जुड़ा होता है प्रवर्ध। तो देखो साइटोन के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका जैसी संरचना जिसमें कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है वो, और जो कि संवेग को विद्युत आवेग में बदलता है उसको हम लोग साइटोन कहते हैं। यानी कि सिंपल ध्यान दो कि जो तंत्रिका कोशिका होता है उसके अंदर में जो आप लोगों को स्टार के जैसा जो संरचना दिखाई देगा, ठीक है, स्टार के जैसा जो संरचना दिखाई देगा जिसके अंदर में न्यूक्लियस होगा और साथ ही साथ उसमें जो है कोशिका द्रव्य भरा होगा, और वो संवेगों को यानी कि जो उद्दीपन हमारा शरीर का जो है तंत्रिका कोशिका प्राप्त करता है उसको विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदलता है, उसको हम लोग साइटोन कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरा प्रकार। तो तीसरा जो इसका सॉरी प्रकार नहीं, तीसरा जो इसका अंग है भाग है वो है एक्सॉन यानी कि एक्सॉन। तो एक्सॉन जो होता है इसका डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं कि एक्सॉन जो होता है वो पतले धागे जैसी संरचना होता है जो कि एक सिरे पर साइटोन से जुड़ा होता है जबकि दूसरे सिरे पर संवेगी अंगों से दूसरे न्यूरॉन से जो है जुड़ा हुआ ये होता है। जैसा कि मैं चलो आप डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर आप लोगों को पेड़ों के डालियों के जैसा जो झखड़ा झखड़ा धागे नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, धागेदार संरचनाएं दिखाई दे रहा है, इन सभी को हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं जो कि जा करके यहाँ पर साइटोन से जुड़ा हुआ है। देख सकते हो आप लोग कि जितने भी धागे के जैसा संरचनाएं आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सभी धागे नुमा संरचनाएं जो है जा करके जुड़े हुए हैं साइटोन से, तो इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। दूसरी बात की यहाँ पर जो है एक कोशिका के जैसा संरचना दिखाई दे रहा है जिसमें कि जो न्यूक्लियस है वो मौजूद है, साथ साथ न्यूक्लियस के अलावा उसमें जो है आपका साइटोप्लाज्म मौजूद है और इसी से जुड़े होते हैं डेंड्राइट्स, तो इनको हम बोलते हैं साइटोन। यानी कि जो है ये आपका साइटोन हो गया। यहाँ पे जो दिख रहा है न्यूक्लियस वाला और साइटोप्लाज्म वाला डेंड्राइट से जुड़ा हुआ तंत्रिका कोशिका का भाग, इसको हम लोग साइटोन कहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखो। अब तीसरा जो भाग है तंत्रिका तंत्र का सॉरी तंत्रिका कोशिका का वो है एक्सॉन। तो एक्सॉन जो होता है वो एक पतला बेल्ट के जैसा संरचना होता है जो कि साइटोन से निकल करके यानी कि एक तरफ में साइटोन से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ में बात करेंगे तो वो जो है आपका जा करके जुड़ता है संवेगी अंगों से या फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका से। तो इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। और एक्सॉन के ऊपर जो है माइलिन शीथ के जो है कुछ लेयर पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। और ये अंत में जाकर के एक्सॉन टर्मिनल में खत्म हो जाता है यानी कि इस चीज को हम लोग साइनोवियल नोब कहते हैं। तो साइनोवियल नोब पे जाकर के एक किसी तंत्रिका कोशिका का जो एक्सॉन होता है वो जाकर के खत्म हो जाता है और वहां से शुरू होता है दूसरे कोशिका का डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जो है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका तंत्र भी समझ में आ गया है। साथ ही साथ जंतु ऊतक जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि ये 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार के जो अलग अलग प्रकार हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। हालांकि जो अंतिम प्रकार था तंत्रिका ऊतक का कोई प्रकार नहीं होता है, वो एक ही प्रकार का होता है और वो है मतलब वो है आपका तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक जो है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो चूंकि ये जो चैप्टर है, ये जो आपका पाठ है
नियंत्रण एवं समन्वय, ये आज कंप्लीट होता है। तो इसलिए अब इसका मैं प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ और साथ साथ जो है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आप लोगों को जो अपने कॉपी के अंदर में बनाना है। जब स्कूल खुलेगा तो फिर ये आपका जो है चेक किया जाएगा। तो देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और इन सभी प्रश्नों को जो है आपको बना करके और अपने कॉपी में डेट वाइज रखना है, ताकि जब स्कूल खुलेगा तो चेक किया जाएगा कि आप जो है जब पढ़ाया जा रहा था क्या उसी समय में इन सभी होमवर्क को कर रहे थे या फिर जो है एक दो दिन में किसी से मांग करके आपने चीटिंग किया हुआ है। देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो है जिनका उत्तर आप लोगों को एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में स्थित उत्तक का नाम क्या है? तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तक जो मुंह की भीतरी अस्तर का निर्माण करता है वो क्या है, यानी उसको क्या कहते हैं? तीसरा है, उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? चौथा है, उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है क्या कहलाता है? पांचवा है, तरल आधात्री सहित संयोजी उत्तक का नाम बताइए। छठा है, स्टोमाटा यानी कि रंध्र का काम बताना है। सातवां है, जड़ व तनों के सिरों पर पाए जाने वाले उत्तक का क्या नाम है? तो ये आपको बताना है 7वें क्वेश्चन के अंदर। 8वां क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाले विभाज्योतक के प्रकार बताए। 9वां क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा उत्तक जब हरा होता है तो उसे क्या कहते हैं? और 10वां क्वेश्चन है, संरक्षी उत्तक का नाम और उपयोग भी बताना है। तो इस प्रकार से ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 ठो है। अब इसके बाद हम लोग को बनाना है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि 9 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो 9 प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न हो जाएगा, पादप और जंतुओं के लक्षणों और गुणों में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, स्टोमाटा यानी कि स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन है, जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न उत्तकों का नाम लिखिए। और चौथा क्वेश्चन है, रेखीय तथा अरेखीय पेशी में अंतर लिखो। पांचवा क्वेश्चन है, अस्थि व उपस्थि में अंतर लिखिए। छठा क्वेश्चन है, उत्तक के बारे में बताइए। सातवां क्वेश्चन है, जाइलम व फ्लोएम के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। एक सेकेंड, अभी जो है हम लोग लघु उत्तर, सॉरी, हाँ ठीक है, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रहा था जिसकी वजह से कि गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो हाँ, तो मैं 7वां क्वेश्चन बता रहा था कि जाइलम और फ्लोएम के विभिन्न भागों के नाम लिखना था आप लोगों को। और 8वां क्वेश्चन है, स्तनधारियों के खून के अवयव के बारे में बताना है। और 9वां क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक क्या है? तो इस प्रकार से आपने लघु उत्तरीय प्रश्न जाना कि जिनको आपको बनाना है। अब बात करते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो, एक सेकेंड, ओके, सो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, उत्तक क्या है? पादप उत्तक के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको जो है पादप उत्तक का सारा प्रकार ही इसमें समझा देना है। 2 प्रकार, फिर दोनों के अलग अलग प्रकार के बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा उत्तकों के बारे में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है, जंतु उत्तक के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बना करके उसके कार्य के बारे में बताइए कि वो कौन सा कार्य करता है। तो ये दीर्घ उत्तरीय में जो है 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सबको भी आपको बनाना है। और इन सब में पहला जो टाइप है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या क्या दिए हैं, कौन कौन से प्रकार के दिए हैं। तो सबसे पहला है, सही कथन के लिए आपको सही लिखना है और गलत कथन के लिए आपको गलत लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एक अंग की संरचना केवल एक ही प्रकार के उत्तकों के द्वारा होती है। दूसरा है, एक उत्तक कोशिकाओं के समूह से बनी होती है जो केवल एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। तीसरा है, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बजाय कोशिका भित्ति होती है। चौथा है, पादप कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। पांचवा है, लवक यानी कि प्लास्टिड का मुख्य कार्य कोशिका भित्ति पर दाब बनाए रखना है। तो ये 5 प्रश्न आपसे, यानी कि 5 तो आपको कथन दिए गए हैं जो कि प्रश्न है, ये
कि इन कथनों में जो है जो सही है उनके लिए आपको सही लिखना है और इन कथनों में जो गलत है उनके लिए आपको गलत लिखना है। तो ये आपके जो है वस्तुनिष्ठ 5 ठो प्रश्न दिए हुए हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो दूसरा प्रकार है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक सेकेंड, चलो। तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति के लिए प्रश्न दिया गया उसमें पहला है डैश में क्लोरोफिल पाया जाता है, दूसरा है कोशिका झिल्ली सहित कोशिकांग जिनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त अलग वर्णक पाया जाता है डैश, तीसरा है विभाजित होती है एवं अविभेदित कोशिका अविभेदित कोशिका डैश उत्तक में पाई जाती है, चौथा है डैश उत्तक में केंद्रीय रिक्तिका पतली कोशिका भित्ति काली कोशिका पाई जाती है। तो ये आपको आंसर करना है। अब देखते हैं आगे एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा 4 और आपको जो है उसमें जो सही आंसर लगेगा वो आपको बताना है, टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है पादप में निम्न में कौन कोशिका विभाजन में दक्ष होता है? पहला है पैरेन्काइमा, ऑप्शन ख है स्क्लेरेन्काइमा, ग में जाइलम और घ में शीर्षस्थ विभाजोतक। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा है पादपों में वृद्धि क कुछ हिस्सों में सीमित होती है, ख सभी भागों में एक समान होती है, ग केवल तने तक सीमित होती है, घ केवल जड़ों तक सीमित होती है। तो इनमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्विष्ट विभाजोतक पाया जाता है, क पत्ती के आधार या टहनियों के पर्व के दोनों तरफ, ख बढ़ती जड़ के शीर्ष पर, ख ग छाल के नीचे, घ तने के शीर्ष पर। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है 3 नंबर का। चौथा क्वेश्चन है लंबी एवं संकरी मृत कोशिका पादप में किस उत्तक पर होती है, यानी किस उत्तक में होती है? तो इसका ऑप्शन है पहला कॉलेनकाइमा, ख स्क्लेरेन्काइमा, ग विभाज्योतक, घ पैरेन्काइमा। तो ये आपको ऑप्शन बताना है, आंसर करना है कौन सा ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन है अस्थि एक डैश उत्तक का उदाहरण है, क पेशी, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन था आपका 5वां नंबर अस्थि एक उत्तक का उदाहरण है, ऑप्शन क पेशीय, ऑप्शन ख संयोजी, ऑप्शन ग एपिथेलियम, ऑप्शन घ तंत्रिका। छठा क्वेश्चन है नारियल के रेशे किस उत्तक के बने होते हैं, ऑप्शन क पैरेन्काइमा, ऑप्शन ख स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन ग कॉलेनकाइमा, ऑप्शन घ जाइलम। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आमाशय क्षुद्रांत्र में कौन सी उत्तक होती है, ऑप्शन क रेखित, ऑप्शन ख चिकनी, ऑप्शन ग हृदपेशी, ऑप्शन घ क और ग दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है निम्न में किस उत्तक का मैट्रिक्स तरल अवस्था में होता है, ऑप्शन क उपास्थि, ऑप्शन ख वसामय, ऑप्शन ग रक्त, ऑप्शन घ अस्थि। थोड़ा सा मेरे उच्चारण में दिक्कत आ रहा है। 8वां क्वेश्चन था निम्न में किस उत्तक का मैट्रिक्स तरल अवस्था में होता है, ऑप्शन क उपास्थि, ऑप्शन ख वसामय, ऑप्शन ग रक्त, ऑप्शन घ अस्थि। तो आपको बताना है 8वें क्वेश्चन का आंसर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस प्रकार से इतने ही क्वेश्चन है जो कि आपको बनाने हैं। इनके अलावा एनसीईआरटी आपको बनाना है और आप जिस किताब से पढ़ रहे हो भारती भवन जैसे कि, तो उन सब का भी आपको आंसर, आपके जो प्रश्नावली दी हुई है उनका आंसर आपको नोटबुक के अंदर में बनाने हैं। तो ये 3 तरह के होमवर्क आपको दिए गए हैं। जितना ही ज्यादा आप अभ्यास करोगे, प्रश्नावली बनाओगे, प्रश्नों के उत्तर दोगे, उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा और एग्जाम में कैसे लिखना है इसका भी आपको अभ्यास होते रहेगा। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।